हेलो दोस्तों, बिहार पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 हिस्ट्री पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद की एक्सप्लेनेशन, जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पेन एंड कॉपी रेडी रखें। पहला चैप्टर में हम देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद और इसको आसान शब्दों में समझेंगे। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें एक ही भाषा, संस्कृति, इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग खुद को एक राष्ट्र मानते हैं। मतलब एक जगह जहाँ की भाषा एक ही भाषा हो, संस्कृति एक जैसी हो, उनका एक साझा इतिहास हो और एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग खुद को एक राष्ट्र मानने लगते हैं। सबसे पहले यूरोप से राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत की भावना पुनर्जागरण काल से ही पनपने लगी थी। जब वहाँ रिनेशा एज आई, उसी समय से पुनर्जागरण काल से राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी थी। लेकिन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने इसे मजबूत और व्यापक रूप दिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये व्यापक रूप से उभर कर सामने आया। 19वीं सदी में यह भावना तेज और आक्रामक हो गई। मतलब 18वीं सदी तक तो ठीक था 1789, जैसे ही 19वीं सदी आई ये भावना आम जनों के बीच में और भी तेज और आक्रामक हो गई। फ्रांसीसी क्रांति की अहम भूमिका है राष्ट्रवाद को बढ़ाने में। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को, जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को राजाओं और अभिजात वर्ग से निकालकर, उस समय जो राजनीति लोग करते थे वो राजाओं और अभिजात वर्ग के बीच ही सिमट कर थी, लेकिन उससे निकाल कर साधारण जनता तक राजनीति को पहुंचाया, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार को फैलाए। इसके साथ ही इसमें लोगों के बीच में यह भी सोच बनी कि सत्ता जो है वो राजाओं और अभिजात वर्गों की नहीं है, बल्कि सत्ता जनता की है। सत्ता किसकी है? जनता की है। नेपोलियन की भूमिका भी अहम है राष्ट्रवाद को बढ़ाने में। नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के कई हिस्सों में नीतियां दमनकारी की थी, इसलिए यूरोप में उसके खिलाफ विरोध भी हुआ था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट की जो नीतियां थी वो दमनकारी नीति थी। तो इनकी भूमिका भी अहम है राष्ट्रवाद को बढ़ाने में, इसलिए यूरोप में इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ, जिसके कारण 1815 की वियना कांग्रेस, नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय शक्तियां, जो यूरोप की शक्तियां थी जैसे ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, उस समय 1815 में वियना, जो कैपिटल ऑस्ट्रिया की अभी भी कैपिटल है, में एकत्र हुई। उनका मेन उद्देश्य था फ्रांसीसी क्रांति से पहले की पुरानी राजशाही व्यवस्था को फिर से स्थापित करना। उनका मेन उद्देश्य था पुरानी राजशाही व्यवस्था को फिर से स्थापित करना। और इसमें से हम लोग एक परीक्षा के लिए कुछ 5 लाइन में एक उत्तर देख लेंगे, संक्षिप्त समरी एक देखेंगे पहला पेज का। यूरोप में राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीतिक चेतना का परिणाम था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को मजबूत किया। नेपोलियन के अभियानों से यह भावना यूरोप में फैली। जर्मनी और इटली में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। 1815 की वियना कांग्रेस ने पुरानी व्यवस्था बहाल करने की भी कोशिश की, जो ऊपर हम लोग देख चुके हैं। अब दूसरे पेज में एक मैप दी हुई है दोस्तों। उस मैप में जो वियना में कांग्रेस की बैठक हुई थी, यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815, तो उस मैप में आप जो देखेंगे, ये बावेरिया, बोहेमिया, ऑस्ट्रियन एम्पायर, सर्बिया, पैपल स्टेट, किंगडम ऑफ सर्डानिया, किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, किंगडम ऑफ प्रूसिया, डेनमार्क, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ये स्विट्जरलैंड, ये सब चीज़ें हैं। तो ये मैप आपको एक जगह इनक्लोज करके हम दे देंगे। उसके मैप के बारे में हम समझते हैं कि 1815 के बाद कांग्रेस ऑफ वियना जब मीटिंग हुई, तो यह मानचित्र क्या दिखाता है? यह मानचित्र बताता है कि नेपोलियन की हार जो 1815 के बाद कांग्रेस ऑफ वियना में यूरोप की सीमाएं और राज्य कैसे बदल गए, यह मैप दिखाता है।
वियना कांग्रेस का मेन उद्देश्य था फ्रांसीसी क्रांति से पहले की पुरानी राजशाही व्यवस्था बहाल करना। जो 1789 के पहले जो राजशाही व्यवस्था थी, वियना कांग्रेस का मेन उद्देश्य यही था कि पुरानी राजशाही व्यवस्था को बहाल करना। राष्ट्रवाद और उदारवाद को दबाना, राष्ट्रवाद और उदारवाद को दबाना भी एक इसकी उद्देश्य थी। यूरोप में शक्ति संतुलन पर बनाए रखना, बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन बनाए रखना। इस कांग्रेस का नेतृत्व, जो मीटिंग का नेतृत्व है, ऑस्ट्रिया के चांसलर क्लेमेंस वॉन मेटरनिक ने किया था। यहाँ मेटरनिक, क्लेमेंस वॉन मेटरनिक, सीधा आप मेटरनिक से आप याद रख सकते हैं कि उनके ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने वियना कांग्रेस का नेतृत्व किया था। मानचित्र के मुख्य बिंदु हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। ऑस्ट्रिय साम्राज्य, जो ऑस्ट्रियन एम्पायर है, सबसे बड़ा और शक्तिशाली दिखाया गया है। उत्तरी इटली, अभी जो इटली है उसकी नॉर्थ पार्ट में लोम्बार्डी, वेनेसिया पर नियंत्रण ऑस्ट्रियन एम्पायर द्वारा था। जर्मनी एक राष्ट्र उस समय नहीं था। कई छोटे छोटे राज्यों जैसे प्रोसिया, बेवेरिया, बोहेमिया आदि थी, जिसको जर्मन कन्फेडरेशन बनाई गई। बाद में ये जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखेंगे तो जर्मन कन्फेडरेशन बनाई गई। इटली, इटली भी खंडित था। किंगडम ऑफ सर्डिनिया, पेपल स्टेट्स, टू सिसिलीज आदि अलग अलग राज्यों में या छोटे छोटे राज्यों में खंडित था। पोलैंड की पूरी स्वतंत्रता नहीं मिली, बड़ा हिस्सा रशियन एम्पायर के अधीन था पोलैंड का। फ्रांस की सीमाएं कम कर दी गई थी। बोर्बन वंश की राजशाही बहाल करने का नेतृत्व था। बोर्बन वंश की राजशाही बहाल की गई थी, बोर्बन वंश की राजशाही। महत्वपूर्ण बात जो एग्जाम्स के लिए हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, वियना कांग्रेस ने राष्ट्रवाद को दबाने की कोशिश की। क्या की? राष्ट्रवाद को दबाने की कोशिश की, लेकिन यही दबाव आगे चलकर जर्मनी और इटली के एकीकरण का कारण बना। इसी दबाव के कारण यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुई। तो 3-4 लाइन का हम इस पेज 2 का हम लोग समरीज देखते हैं। 1815 की वियना कांग्रेस के बाद यूरोप में पुरानी राजशाही व्यवस्था बहाल की गई। ऑस्ट्रिया को शक्तिशाली बनाया गया और जर्मनी व इटली को विभाजित रखा गया। फ्रांस की सीमाएं को घटा दी गई। शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर पर जोर दिया गया। इस व्यवस्था ने राष्ट्रवाद को दबाया, लेकिन आगे चलकर यही विरोध का कारण भी बना। ये था 1815 की वियना कांग्रेस। अब हम लोग तीसरे पेज में जब बुक्स में देखते हैं, इसमें वियना कांग्रेस में व्यवस्था और मेटरनिक के बारे में हम दिया गया है, जानते हैं। वियना व्यवस्था क्या थी? 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में जो नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई गई उसे वियना व्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि पुराने राजशाही तंत्र को बहाल करना, जो 1789 के पहले थी, राष्ट्रवाद को दबाना, ये सब चीज़ें, छोटे छोटे राज्यों में विखंडित करना और राजशाही को बहाल करना, ये सब चीज़ें 1815 में निर्णय लिया गया था। मतलब राष्ट्रवाद को, व्यवस्था को खत्म करने के लिए। इसका उद्देश्य था फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को, जैसे स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र को रोकना, यूरोप में पुरानी राजशाही व्यवस्था को फिर से स्थापित करना। मेटरनिक कौन थे? क्लेमेंस वॉन मेटरनिक। हम लोग मेटरनिक के बारे में जाने, जो 1815 कांग्रेस ऑफ वियना के नेतृत्व किए थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे और वियना व्यवस्था का मुख्य निर्माता थे। वह रूढ़िवादी विचारों के समर्थक थे, मतलब रिएक्शनरी विचारों के समर्थक थे, जिसको रूढ़िवादी बोलते हैं। वह राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का विरोधी था। वह राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का, मेटरनिक राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का विरोधी था। मेटरनिक की नीतियां क्या थी? इटली को कई छोटे राज्यों में बांट दिया गया। इटली को कई छोटे राज्यों में बांट दिया गया। जर्मनी में 39 राज्यों का संघ बनाए रखा। ऑस्ट्रिया का प्रभाव इटली और जर्मनी पर बढ़ाया। फ्रांस में भी पुरानी राजशाही, जो बोर्बन वंश है, उसको बहाल की गई। जो मेटरनिक की नीतियां थी, उसकी नीतियां थी कि इटली को छोटे राज्यों में बांट दिया गया, जर्मनी में 39 राज्यों का संघ बनाया गया, ऑस्ट्रिया का प्रभाव इटली और जर्मनी में बढ़ाया गया और फ्रांस में भी पुरानी राजशाही, जिसको बोर्बन वंश, बहाल की गई। क्या वियना व्यवस्था सफल रही? नहीं, पूरी तरह से वियना व्यवस्था सफल नहीं रही। कुछ समय के लिए शांति बनी, लेकिन क्या हुआ? जनता में राष्ट्रवाद की भावना दब नहीं सकी।
धीरे धीरे पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलन फैलने लगे। फ्रांस में उस समय क्या स्थिति थी? फ्रांस में लुई 18 राजा बना। उसने बदली परिस्थितियों को समझते हुए संविधान लागू किया। फ्रांस में 1814 में लुई 18 ने संविधान लागू किया 1814 ईस्वी में, लेकिन बाद में कठोर नीतियों के कारण 1830 की क्रांति फिर से फ्रांस में हुई, लुई 18वां के अगेंस्ट में, क्योंकि इनकी नीतियां कठोर थी। परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग इस पेज नंबर 3 और इस टॉपिक से जान लेते हैं। 1815 की वियना व्यवस्था का उद्देश्य यूरोप में पुरानी राजशाही बहाल करना था। मेटरनिक इसका मुख्य समर्थक था और वह राष्ट्रवाद का विरोधी था। इटली और जर्मनी को विभाजित रखा गया। यह व्यवस्था अस्थायी सिद्ध हुई। आगे चलकर पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलन फैल गए। तो दोस्तों, हम लोग इसी तरह टॉपिक वाइज हम लोग हर एक दिन बिहार पाठशाला में चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज ही वीडियोस रखेंगे। और हमारे चैनल से जुड़ें, बिहार पाठशाला को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय